नमस्कार साथियों, मैं आप सबका इस नए YouTube चैनल पर शून्य स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल का उद्देश्य राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग प्रदान करना है। यहां पर आपको सभी विषयों के पूर्ण पाठ्यक्रम को फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा से करेंगे। आर्थिक समीक्षा हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट से एक दिन पहले विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान के वित्त मंत्री कहते हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं, वो है श्रीमान अशोक गहलोत जी। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर परीक्षा में लगभग 15 से 20 प्रश्न इसी विषय में से पूछे जाते हैं। तो जो अपने 2022-23 की आर्थिक समीक्षा है, वो पुस्तक की दृष्टि से बात करें तो लगभग आपके 350 पेज की है और इसे कुल 11 अध्यायों में बांटा गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के जो 11 अध्याय हैं, उनके नाम हैं। सबसे पहला अध्याय आपके है वृहद आर्थिक परिवर्तनों का परिदृश्य। दूसरा अध्याय है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तीसरा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। चौथा अध्याय है औद्योगिक विकास। पांचवा अध्याय है आधारभूत संरचना का विकास। छठा अध्याय है सेवा क्षेत्र। सातवां है शहरी और शहरी विकास। आठवां है बुनियादी सामाजिक सेवाएं। नौवां अध्याय है अन्य सामाजिक सेवाएं। 10वां अध्याय है राज्य वित्त एवं विकास के संसाधन और अंतिम अध्याय है सतत विकास लक्ष्य। तो कुल मिलाकर इस प्रकार आपके 11 अध्याय हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इस पहले अपने अध्याय से, जिसका नाम है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। वृहद आर्थिक परिवर्तनों का परिदृश्य है, यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग 1 या 2 प्रश्न इसी यूनिट में से पूछे जाते हैं। उससे बड़ी बात, यह पूरी की पूरी यूनिट तथ्यात्मक है। इसके अंदर बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। इन्हीं आंकड़ों को सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आंकड़े याद करना मुश्किल होता है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमने थोड़ा सरल करते हुए इन आंकड़ों को एक कंपेरेटिव फॉर्म में फ्लो चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है, ताकि आपके दिमाग में माइंड मैप बने और ये आंकड़े आसानी से याद किए हो सकें। जब हम बात करते हैं भारत की जीडीपी की, तो यह जीडीपी लाख करोड़ रुपए में दर्ज की जाती है। तो जो भी आंकड़े यहाँ पर हम गणना करेंगे, वो एक तो की जाएगी स्थिर कीमतों पर और दूसरा किया जाएगा प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर कीमतों का मतलब ये हुआ कि 2011-12 में भारत के किसी भी वस्तु की जो कीमत थी, अगर यदि उस कीमत के आधार पर जीडीपी निकालें तो वो कहलाएगी स्थिर कीमतों पर। प्रचलित मूल्यों का मतलब कि उस वित्त वर्ष में किसी भी वस्तु की जो कीमत थी, जो मूल्य था, अगर यदि उसके आधार पर अगर यदि हम जीडीपी की गणना करें तो वह कहलाएगी प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि जो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी है, वह हमेशा स्थिर कीमतों पर जीडीपी से अधिक ही होगी, क्योंकि महंगाई के कारण किसी भी वस्तु का जो मूल्य है, वो सीधी सी बात है 2011-12 की तुलना में जो वर्तमान वित्त वर्ष है, चाहे वो 2021-22 हो या 2022-23 हो, उसमें अधिक ही होगी। इसीलिए हमने जो है वो स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी है वो अपने आप लेफ्ट साइड में लिखा है, और प्रचलित मूल्यों पर जो है वो अपने को राइट साइड में लिखा, ताकि जो स्थिर कीमतों पर है वो जीडीपी कम रहेगी और प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी अधिक रहेगी। तो स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर भारत की जीडीपी की बात करें तो 2021-22 में जो थी वो थी 147.36 लाख करोड़ रुपए, जो कि अनुमानित है कि 2022-23 में बढ़ करके 157.60 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। अनुमानित है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक ये बजट प्रस्तुत किया गया था, 2022-23 के अंतिम आंकड़े नहीं आए थे। इसका मतलब जो भी आंकड़े आए हैं वो अनुमानित आंकड़े हैं। तो इसका मतलब कि 2022-23 में जो अनुमानित वृद्धि दर है वो रहेगी भारत में 7% स्थिर कीमतों पर। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर भारत की जीडीपी 2021-22 में 236.64 लाख करोड़ रुपए रही थी। अनुमानित है कि 2022-23 में यह बढ़कर 273.08 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इस प्रकार जो वृद्धि दर रहने वाली है 2022-23 में, वो आपके 15.4% रहने वाली है। तो ये बात हो गई भारत की जीडीपी की। जब हम भारत की जीडीपी की बात कंप्लीट करते हैं तो अगला विषय आता है, अगला टॉपिक है वो है राजस्थान की जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक जिस डीपी की तरह इसको भी हम स्थिर कीमतों पर भी गणना करेंगे, प्रचलित मूल्यों पर भी करेंगे। तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी 2021-22 में 7.39 लाख करोड़ रुपए रही थी, जो कि अनुमानित है कि बढ़कर 2022-23 में 7.99 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इस प्रकार जो अनुमानित वृद्धि दर रहने वाली है जो राजस्थान की जीएसडीपी की, वो रहेगी 8.19%। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर।
तो प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी 2021-22 में 12.18 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ होने वाली है। और इस प्रकार जो अपने वृद्धि दर है प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी की, वो रहेगी 16.04%। तो अब यहाँ एक और प्रश्न ये उठता है कि भाई राजस्थान की जीएसडीपी है वो भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है। भारत की जीडीपी, जो सभी राज्य की जीडीपी है, जीएसडीपी है, उनका आपके एवरेज रहेगा। तो जो भी राजस्थान की जीएसडीपी है वो भारत की जीडीपी की बात करें तो वो लगभग 5% है। तो अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पर, तो लगभग 5% का मतलब स्थिर कीमतों पर भारत की जीएसडीपी जो है, राजस्थान की जीएसडीपी है वो भारत की जीडीपी का 5.07% है। ठीक वैसे ही प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी भारत की जीडीपी का 5.18% है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जीएसडीपी भारत की जीडीपी की लगभग 5% है। चाहे हम स्थिर कीमतों की बात करें तो यहाँ पर आपके 5.07% है, और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो यहाँ पर आपके 5.18% है। अब अगली बात करते हैं जीएसडीपी के बाद में एनएसडीपी की। एनएसडीपी का मतलब होता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। यह भी अपने राजस्थान की बात करेंगे, इसको भी स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर अलग अलग पर आपके कैलकुलेट किया जाएगा। स्थिर कीमतों की बात करें तो 2021-22 में राजस्थान की एनएसडीपी जो थी वो थी 6.43 लाख करोड़ रुपए, जो कि अनुमानित है कि बढ़कर 2022-23 में 6.95 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इस प्रकार राजस्थान की एनएसडीपी की वृद्धि दर रहेगी आपके 8.11%। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की एनएसडीपी 2021-22 में थी 10.85 लाख करोड़ रुपए, जो आपके 2022-23 में अनुमानित है बढ़कर हो जाएगी 12.60 लाख करोड़ रुपए। इस प्रकार राजस्थान की एनएसडीपी में लगभग 16.11% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ध्यान में रखने की कि यह है, चाहे जीएसडीपी हो, चाहे एनएसडीपी हो, चाहे अपने आगे जीवीए पढ़ेंगे, वो स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित मूल्यों से हमेशा अधिक ही रहेगा। प्रचलित मूल्य हमेशा स्थिर कीमत से अधिक रहेंगे। दूसरी बात, जीएसडीपी के जो आंकड़े हैं वो एनएसडीपी से अधिक रहेंगे। तो जीएसडीपी जो है वो 2021-22 में कितना था, 7.39 लाख करोड़ रुपए। वहीं एनएसडीपी 2021-22 में कितना था, 6.43 लाख करोड़ रुपए। तो सर्वाधिक मूल्य किसका आएगा, जीएसडीपी का, उसके बाद में एनएसडीपी आएगा। तो एनएसडीपी के बाद में अपना है नेक्स्ट टॉपिक, वो है राजस्थान का जीवीए। जीवीए को अपन हिंदी में कहेंगे सकल राज्य मूल्य वर्धन, कि राजस्थान में किसी वित्त वर्ष में सकल मूल्य वर्धन कितना हुआ है। इसको भी लाख करोड़ रुपए में डिनोट करेंगे। इसकी गणना भी हम स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर अलग अलग करेंगे। स्थिर कीमतों की बात करें तो राजस्थान का जीवीए 2021-22 में 6.80 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अनुमानित है कि 2022-23 में बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस प्रकार राजस्थान के जीवीए की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही, 7.88%। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का जीवीए 2021-22 में कितना था, 11.34 लाख करोड़ रुपए, जो कि अनुमानित है कि बढ़कर 2022-23 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के जीवीए में वृद्धि दर कितनी रहेगी, 15.57%। इस प्रकार अब तक हमने 3 तरह की वृद्धि दर देखी। पहली तो जीएसडीपी में वृद्धि दर, दूसरा एनएसडीपी में वृद्धि दर, और तीसरा जीवीए के अंदर वृद्धि दर। और इन तीनों का भी हमने स्थिर कीमतों पर अलग देखा और प्रचलित मूल्यों पर अधिक देखा। जब इन आंकड़ों की बात करें तो जीएसडीपी के आंकड़े सर्वाधिक थे। तो जीएसडीपी के आंकड़े अगर यदि हम स्थिर कीमत की बात करें तो राजस्थान की जीएसडीपी 2021-22 में कितनी थी कि 7.39 लाख करोड़ रुपए। अब एनएसडीपी है वो जीएसडीपी से कम है, उसकी वैल्यू की बात करें तो 2021-22 में कितनी थी, 6.43 लाख करोड़ रुपए। और जीवीए है वो भी आपके जीएसडीपी से कम रहेगा। तो जीवीए भी 2021-22 में कितना था, 6.80 लाख करोड़ रुपए था। अब जीवीए की बात की तो जीवीए हमेशा अपने को पता है कि अर्थव्यवस्था में कुल 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र में किस क्षेत्र में कितना आपके मूल्य संवर्धन हुआ है, कि क्षेत्रवार आपकी बात करें तो कृषि क्षेत्र में कितनी विकास दर रही है, आपके औद्योगिक क्षेत्र में कितनी रही है, और सेवा क्षेत्र में कितनी रही है। अगला अपना विषय है, अगला टॉपिक जो है वो है क्षेत्रवार विकास दर।
ठीक वैसे ही हर आंकड़े की तरह इसकी गणना भी हम स्थिर कीमतों पर भी करेंगे और प्रचलित मूल्यों पर भी करेंगे। स्थिर कीमत की तुलना में आपके प्रचलित मूल्य के जो परसेंटेज है वो अधिक रहेगा, इसमें विकास दर आपकी अधिक रहेगी। तो कृषि के क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर जो आपके क्षेत्रवार विकास दर कितनी रही, 5.22%। उद्योग के क्षेत्र में कितनी रही कि 6.32%, और सेवा के क्षेत्र में कितनी रही 10.74%। अब प्रचलित मूल्यों की बात करें तो कृषि में कितनी रही कि 13.84%, उद्योग में कितनी रही 15.02%, और सेवा के क्षेत्र में कितनी रही 17.11%। तो वापस से कृषि में 5% लगभग, उद्योग में 6% और सेवा क्षेत्र के अंदर 10% की विकास दर किस में रही, स्थिर कीमतों पर। अब प्रचलित मूल्यों की बात करें तो वही क्षेत्रवार विकास दर आपकी कृषि में रही 13% लगभग, उद्योग में 15% और सेवा के क्षेत्र में लगभग 17%। तो कुल मिलाकर लगभग 2% की वृद्धि एवरेज हर क्षेत्र में हो रही है। अब बात करते हैं क्षेत्रवार योगदान कि राजस्थान के जीवीए के अंदर आपके कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, कितने प्रतिशत किस क्षेत्र का योगदान है। ठीक वैसे ही क्षेत्र कुल 3 ही है, एक पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। इसका भी हम 2 तरीके से गणना करेंगे, एक स्थिर कीमतों पर और दूसरी करेंगे प्रचलित मूल्य पर। तो आपके स्थिर कीमतों पर जो क्षेत्रवार योगदान है उसमें कृषि का योगदान आपके 28.50% है, उद्योग का योगदान है 27.76% और सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 43.74% है। चाहे वो स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित मूल्य हो, दोनों का योगदान की बात करें तो प्रतिशत में लगभग समान ही रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत आसान सी बात होगी। भाई कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमत पर कितना योगदान है कृषि का, तो वो है 28.50%, और प्रचलित मूल्यों में कृषि का योगदान है आपके 28.95%। अब उद्योग की बात करें तो उद्योग का योगदान स्थिर कीमत पर 27.76% है और प्रचलित मूल्यों पर 27.31%। अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो दोनों समान ही है, 43.74% स्थिर कीमत पर और 43.74% ही आपके प्रचलित मूल्य पर ही है। तो इसका मतलब जो आपके जीडीपी है या जीवीए है उसके अंदर आपके क्षेत्रवार किसी भी क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो कृषि का योगदान ये रहा, उद्योग का इतने प्रतिशत है और सेवा का इतना प्रतिशत है। जब हम तीनों का योगदान करेंगे तो टोटल आपके 100% आ जाएगा। अगला टॉपिक है आपके प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, इसके भी आंकड़े हैं। सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं, है क्या सूत्र। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो। जब राज्य की बात करें, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करेंगे, तो राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसका मतलब हुआ राजस्थान की एनएसडीपी बट्टा राजस्थान की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या, कि मतलब वर्ष के बीच में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी रही थी, कि भाई राजस्थान की एनएसडीपी कितनी है बट्टा राजस्थान की बीच में वर्ष के बीच में राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। जब इसमें भाग देंगे तो जो आएगा उसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जीडीपी की तरह ही सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। जीडीपी की तरह ही इसको भी हम स्थिर कीमतों पर तुलना करेंगे, फिर इसकी गणना करेंगे प्रचलित मूल्यों पर। तो भारत की ये प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 2021-22 में थी 91,481 रुपये, जो कि बढ़ करके 2022-23 में अनुमानित है 96,522 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वो होगी 5.5%। अब हम प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में कितनी थी, तो वो है 1,50,007 रुपये, और 2022-23 में अनुमानित है यह बढ़कर कितनी हो जाएगी 1,70,620 रुपये। इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वह है 13.7%। ये आपके स्थिर कीमत पर और ये प्रचलित मूल्यों पर। भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय के बाद में आता है राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसको भी हम स्थिर कीमत पर निकालेंगे और प्रचलित मूल्यों पर आएगी। ये भी स्थिर कीमत की मूल्य का मतलब आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो 2021-22 में स्थिर कीमत पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय थी 80,585 रुपये, जबकि भारत में थी 91,481 रुपये। अब बात करते हैं 2022-23 में जो 80,545 है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 86,134 रुपये। इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 6.94% की वृद्धि हुई। अब बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है 2021-22 में कितने थी 1,35,962 रुपये। अनुमानित है कि यह प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 1,56,149 रुपये हो जाएगी।
इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वह है 14.85% की वृद्धि हुई। तो जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीवीए और प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद में अगला है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जिसे हम कहेंगे जीएफसीएफ। जीएफसीएफ जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, इसका सूत्र क्या है सबसे पहले वह देख लेते हैं। इसका सूत्र है वर्ष के दौरान सृजित की गई परिसंपत्तियां, कि जो वित्तीय वर्ष है जैसे 21-22 या 22-23 उसके दौरान राजस्थान में कितनी परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है, उसमें से कितनी संपत्तियां निस्तारित कर दी गई उनको माइनस रखेंगे। इसका मतलब कि उस वर्ष में ग्रॉस आपके कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है, कि सकल स्थायी पूंजी का कितना निर्माण हुआ है। यह अर्थव्यवस्था में मूल्य सर्जन को दर्शाता है। भाई अर्थव्यवस्था के अंदर आपने कितनी तरह की वैल्यू को ऐड किया है, कितना मूल्य का आपने सृजन किया। तो इसका सूत्र क्या हो गया कि वर्ष के दौरान सृजित की गई परिसंपत्तियां माइनस निस्तारित परिसंपत्तियां, कितनी परिसंपत्तियां आपने सृजित की है उसमें से आपको निस्तारित परिसंपत्तियां निकालनी है। तो इसकी गणना हमेशा कौन से मूल्यों पर की जाएगी, प्रचलित मूल्यों पर ही की जाएगी। अब तक जो भी आंकड़े थे वो आपके प्रचलित मूल्यों पर भी थे और आपके स्थिर मूल्यों पर भी थे, लेकिन जीएफसीएफ की गणना जो है वो हमेशा किस पर की जा रही है, प्रचलित मूल्यों पर ही की जा रही है। तो राजस्थान में प्रचलित मूल्यों पर कुल परिसंपत्तियां 2020-21 में कितनी थी, वह थी 2.74 लाख करोड़ रुपए। अब यह बढ़कर के 2021-22 में कितनी हो गई है, 3.46 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब कि प्रचलित मूल्यों में कुल परिसंपत्तियों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर है, तो वो है 26.63% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। अब ये बात ध्यान रखने की और है कि भाई जो आपके कुल परिसंपत्तियां हैं उसमें से प्राइवेट सेक्टर की कितनी है और सरकारी सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की या सार्वजनिक सेक्टर की कितनी है। जब हम निजी क्षेत्र की बात करें तो उस निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का निर्माण अधिक हुआ है, तो उसका प्रतिशत है कितना, 76.19%। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी हुई है, वह है आपके 23.81%। तो ये हो गया आपके प्रचलित मूल्यों पर कुल परिसंपत्तियां। तो जो अपने अगला प्रश्न एक और बन सकता है वह है प्रचलित मूल्यों पर कुल परिसंपत्तियों का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपके 28.47%। तो ये जो 3.46 लाख करोड़ रुपए है आपके प्रचलित मूल्यों पर, वह राजस्थान की जीएसडीपी का कितने प्रतिशत है, वह लगभग 28.47% है। यह भी हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। अब जो हम जीएसडीपी है इसके अपने कुल 13 क्षेत्र हैं, तो उन 13 क्षेत्र का 13 क्षेत्र में हमें याद नहीं रखना है। हमें ये याद नहीं रखना कि भाई किसी क्षेत्र में 13 के 13 क्षेत्र में कितना स्थायी पूंजी निर्माण हुआ है। अब प्रश्न ये बन सकता है कि अधिकतम सकल स्थायी पूंजी निर्माण कौन से क्षेत्र में हुआ है। तो सर्वाधिक बात करें तो सबसे पहला अधिकतम किस में हुआ है, निर्माण क्षेत्र में। उसके बाद में आवासीय भवन और तीसरा है लोक प्रशासन। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया कुल क्षेत्र कितने हैं, 13। तो अधिकतम 3 कौन कौन से क्षेत्र में आपके पूंजी निर्माण हुआ है, तो सर्वाधिक पूंजी निर्माण हुआ है अपने निर्माण कंस्ट्रक्शन के एरिया में। उसके बाद में आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग या आवासीय भवन, और तीसरा आपके लोक प्रशासन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब अधिकतम देख लिया, अब बात कर लेते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई स्थायी पूंजी निर्माण न्यूनतम कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ है। तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भी हम 3 देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कुल कितने क्षेत्र हैं, 13। तो 13वें नंबर पर आता है मत्स्य, 12वें नंबर पर आता है आपकी वानिकी फॉरेस्ट्री, और 11वें नंबर पर आता है रेलवे। तो न्यूनतम सकल स्थायी पूंजी सबसे न्यूनतम किस में है, मत्स्य, उससे अधिक रेलवे, वानिकी, और उसके बाद में आपका आता है रेलवे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो महंगाई के सूचकांक हैं उनके बारे में ऐसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स बना करके चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको जो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में और फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेंगे। आपको अपने नोटबुक में इसी तरीके से लिखते जाना है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।